अकाउंट बनाया और उस ट्विटर अकाउंट ने जो कन्वर्सेशंस की चंद मिनट की झलकियां जो हैं वो आम लोगों के लिए रिलीज़ कर दी और उसके साथ ही उसने बताया कि अब ये बोली जो है इस कन्वर्सेशन की, इस गुफ्तगू की शुरू हो चुकी है। बदकिस्मती से तकरीबन अब तो मैं समझता हूँ कि 36 घंटे गुजर चुके हैं। मौजूदा हुकूमत का इसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिस्पांस सामने नहीं आया। हमने सिर्फ दो बयानात सुने हैं, एक मरियम औरंगज़ेब का और दूसरा राना सनाउल्लाह का, और दोनों ने बिलवास्ता तौर के ऊपर इस गुफ्तगू की तस्दीक की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि चूँकि इसमें तोशाखाना वगैरह का जिक्र नहीं था तो इसलिए पीटीआई वालों को तकलीफ़ है, और राना सनाउल्लाह साहब ने तो हद ही कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस गुफ्तगू से तो पता चल रहा है कि हमारी हुकूमत कितनी अच्छी गवर्नेंस दे रही है। हम उस गुफ्तगू की तरफ भी आएंगे और देखेंगे कि ये गवर्नेंस कितनी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि हम भरपूर मजम्मत करते हैं इस सिक्योरिटी लैप्स की। और ये जो फ़ोन टैपिंग है पाकिस्तान में, एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि एक अमूमी बात हो गई है। और उसके बाद अब ये जो जिस तरह से लीक हुआ है, इसके नतीजे में तो पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दफ्तर भी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से इतना कमज़ोर है कि उसके ऊपर कुछ भी जो है वो लीक हो सकता है, कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ से बाहर जा सकती है, और कोई भी ऐसी गुफ्तगू वहाँ पे नहीं है जो कि महफूज हो। और ये जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की, काबीना की, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू लीक हुई है, और हैकर अब ये क्लेम कर रहा है, जिस शख्स ने ये बोली लगाई हुई है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात पर गुफ्तगू भी जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के दरमियान के सरबराहान जो ज़ाहिर है वहाँ विज़िट करते थे, उनकी गुफ्तगू भी उसके पास मौजूद है, और उसने कई हवाले दिए हैं कि वो भी लीक हो सकती है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अभी तक वज़ीर आज़म ऑफिस ने इसके ऊपर अपना बयान जारी नहीं किया, इसकी तहकीकात का ऐलान नहीं किया। आखिर क्या वजह है? मुझे एक टेलीविज़न ने इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक खबर दी है कल, और सदीक जान ने कल ये कहा है बोल्ड टीवी के ऊपर कि हुकूमत इस वक्त नेगोशिएशंस कर रही है हैकर के साथ कि वो ये डाटा ख़रीद ले और इसको मज़ीद रिलीज़ ना करे। यानी हुकूमत पाकिस्तान इतनी ब्लैकमेल हो रही है इस डाटा के ऊपर, अब वो ये डाटा जिन्होंने चोरी किया है उनसे ख़रीदने के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। लेकिन अगर ये हुकूमत ख़रीद भी ले तो इस बात का क्या सबूत है कि जो हैकर है वो इस डाटा को बाद में मिसयूज़ नहीं करेगा? आपको क्या वो ओरिजिनल फ़ाइल देगा? क्या वो आपके साथ कोई धोखा तो नहीं करेगा? ये तमाम बातें कतई नज़र इस बात के कि आप इस डाटा को ख़रीद, और शायद इसमें शायद बहुत ऐसी गुफ्तगू है जो कि खौफज़दा है इस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी काबीना कि कहीं वो निकल ना जाए, कहीं वो चली ना जाए, जिसकी वजह से वो इसको ख़रीदना चाहते हैं। और अगर वो ख़रीद भी लेंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है वो अपने पास नहीं रखेगा और वो कहीं और नहीं चला देगा? इसलिए ज़्यादा अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म ऑफिस के इस लीक की मुकम्मल तहकीक हो, जो लोग मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाए, और उसके साथ साथ आइंदा के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को एक जदीद डीबगिंग सिस्टम जो है वो लगना चाहिए, वो होना चाहिए। और ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कल ये कहा, आप अंदाज़ा लगा लें हुकूमत कैसे चल रही है, कि वज़ीर आज़म हाउस तो बहुत गैर महफूज है, वहाँ पे तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। अगर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ख़ुद वज़ीर आज़म हाउस के बारे में ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस के बारे में ये कह रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत कैसे चल रही है और ये हुकूमत की इस वक्त हालात क्या हैं। और
اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے کانٹینٹس کی طرف۔ اس کے جو کانٹینٹ ہیں اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہیں، اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسے چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے۔ پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے، مفتاح اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتاح اسماعیل کو پارٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ کس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے، انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز شریف کے کیا ہیں۔ اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ۔ اگر اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے، تبھی یہ کیا کرتا ہے، یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے اچھا یہ جو میں بیسکلی تو وہ کہہ رہے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں شہباز شریف کو کہ مفتاح کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہمارا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اللہ کرے اسحاق ڈار صاحب آ جائیں تو سچویشن بہتر ہو جائے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذہن میں یہ رکھیے گا، یہ اگست میں یہ ریلیز ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپٹمبر کے مہینے کی گفتگو نہیں ہے، یہ 20 اگست سے پہلے کی کہیں گفتگو ہے۔ اور جب یہ اگست میں 207 پہ جب ڈالر تھا کہیں، اب تو خیر ڈالر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، آج پھر اسحاق ڈار صاحب کی آمد کیا سن کے ڈالر 3 روپے اوپر ہو گیا، تو اب یہ جو حالات جا رہے ہیں اگست کے تھے۔ اچھا یہاں پہ اگر ہم وہ ٹکڑا پہلے سنا سکیں جو سگریٹ کی صنعت کا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی بار یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سگریٹ کی صنعت کو یہ جو مریم اورنگزیب کے کہنے کے اوپر مراد دی گئی، اور کس طرح سے جو آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کو مراد دی۔ جو مریم اورنگزیب کے ہسبینڈ ہیں علی تاثیر، وہ اس وقت ایک بہت بڑی دنیا کی ٹبیکو کمپنی کے جو ریجن ہے اس کا وہ انچارج ہیں، اور پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی ان کے سکینڈل آئے تھے کہ انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے لیے مراد لی، اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے بڑے بڑے جو انفلوئنشل منسٹرز تھے ان کے بچوں کو پی ٹی سی ایل میں نوکریاں دی گئیں، پی ٹی سی میں نوکریاں دی گئیں، اور باقی جگہوں کے اوپر نوکریاں دی گئیں، جو ٹبیکو ہماری کمپنیز ہیں ان میں نوکریاں دی گئیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے سکینڈل آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، میں نے بریک کیا تھا کہ کس طرح سے سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کی مراد دے کے دی مریم اورنگزیب نے، اور یہاں پر اب یہ جو سکینڈل ہے اس کو کنفرم کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مفتاح نے انڈیو فیورز دی سگریٹ انڈسٹری کو۔ ذرا سنیے۔
सिगरेट पे शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सिगरेट IMF के कहने के बावजूद सिगरेट को जो है वो इसने डंडी मारी और क्लियर डंडी मारी। अब शहबाज शरीफ अपने फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर वाज़े तौर के ऊपर उसको चार्जशीट कर रहे हैं कि सिगरेट की इंडस्ट्री को उसने जो मुराद दी वो डंडी मारी थी और क्लियर डंडी मारी थी। और यही वो बात थी जो आपसे अरसा पहले मैं आपके सामने लेके आया था कि इसके पीछे लेकिन मरियम औरंगज़ेब थी। मरियम औरंगज़ेब के जो हस्बैंड थे उन्होंने सिगरेट इंडस्ट्री के लिए लॉबिंग की, और आज जो हमने एलिगेशन लगाया था वो कोई और कंफर्म नहीं कर रहा, वो खुद शहबाज शरीफ जो है वो कंफर्म इसको कर रहे हैं। अब इससे आगे चलिए, अब आगे क्या हो रहा है? आगे मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ साहब से ये इल्तिजा कर रही हैं कि किसी तरीके से जो उनका दामाद हैं, राहील मुनीर उनका नाम है, कि उन्होंने एक अपनी जो फैक्ट्री का प्लांट, आधा प्लांट जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने मैनेज कर लिया है, आधा प्लांट इंडिया से जो है वो आना है। अच्छा, अब याद रखिए ये वही वक्त था कि जब बिलावल भुट्टो भी और मिफ्ता इस्माइल भी और हुकूमत बार बार आपके सामने ये लेके आ रही थी कि हिंदुस्तान से तिजारत खोलनी चाहिए, और हिंदुस्तान से अगर हम तिजारत नहीं खोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और हम तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। और हम तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत कर रही थी कि जब तक आप कश्मीरियों के ऊपर एक कंसेशंस नहीं लेते, आप कैसे हिंदुस्तान से जो है वो इस तरह तिजारत जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन अब हमें कहानी का असल रुख हमें पता चल रहा है, जब हमें यह एहसास हुआ है कि जो हिंदुस्तान से तजारत थी उसके पीछे कहानी क्या थी, हिंदुस्तान से पीछे क्या कहानी थी। पहले ज़रा मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का अपने दामाद के ऊपर ये क्लिप सुने। पेश करते हैं 3-4 महीने बाद डाल इसका फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको फिर उसको ऑन बोर्ड लेके उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो वो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दूंगी। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आया। क्या है ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया गया, उनका केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका मुझे रात बात की थी, ही इज आवर सन इन लॉ, वेरी डियर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो 2 काम रहता है सर। एक उनको आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली इंडिया से मशीनरी आना, ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उससे खुद बात कर दूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाए कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो ये कह रहा है कि डायरेक्टली इस तरह से कर लें कि इंडिया से डायरेक्ट जो है वो ना मंगवाएं, तो थर्ड कंट्री पहले दरमियान में डाल लें, वहाँ से मंगवा लें। आपने खुद ही एक पॉलिसी बनाई है, आप खुद ही उस पॉलिसी को वायलेट करने के बहाने जो हैं वो बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे चूँकि मरियम नवाज़ के दामाद का केस जो है वो आना है, लिहाजा आप इस तरह से कर लें कि इसको हिंदुस्तान से बराह रास्त ना मंगाएं, दरमियान में कोई मुल्क डाल के उससे बना लें। यानी आप सिस्टम को खुद ही चीट कर रहे हैं। अब ये किस तरह से वज़ीर आज़म आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरते हैं? क्या उनको ऑनेस्ट, अमीन और सादिक कहा जा सकता है? क्या ये वज़ीर आज़म जो है और उसकी जो फैमिली है, क्या उसको आप पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी मेकिंग है वो दे सकते हैं, जो इतना मैं समझता हूँ कि आप समझिए कि उसका ज़हनी हालत ये हो कि वो अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी को अपने रिश्तेदारों के लिए बता रहा है कि कैसे आप उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। हिंदुस्तान से तजारत पे पाबंदी है, कोई बात नहीं, आप पहले किसी और मुल्क को डालें। अच्छा, और मरियम नवाज़ आगे से ये कह रही है कि नहीं उसमें फ्रेट बड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, आप वो भी ना करें। आप इससे इस फैमिली की जहनी हालत का अंदाज़ा लगा लें, आप इस फैमिली की जो मामलात हैं उनका अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, और इसके बाद आप आगे आइए, अब आगे इसमें
जो मीडिया मैनेजमेंट है, हमारा बड़ा अफसोसनाक पहलू जो इस समय सामने आया है सारा, वो आया है कि कैसे जो है हमने देखा है कि जो न्यूज़ ब्यूरो चीफ्स हैं, जो मालिकान हैं, वो किस तरह से इस हुकूमत को बाकायदा उनके साथ साजिशों में शरीक हैं। हमने देखा है किस तरह से फॉर्मल मीडिया, किस तरीके से उसके जो की लोग हैं उनको इंगेज किया गया, उनको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया गया, और किस तरह से उनके लिए उनके ऊपर जो है वो नवाजिशात की एक बारिश जो है वो जारी है। और इसीलिए फॉर्मल मीडिया तेज़ी से अपनी अहमियत जो है वो खोता जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह ये जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट है वो नहीं है। हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट जो इतनी मेहनत करता है, सारा दिन वो न्यूज़ कवर करता है, जाता है, और जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल है वो तो किसी और के हाथ में है, और वहाँ पर खबरें लगवाई जाती हैं और किल की जाती हैं। और मरियम नवाज़ यही असूल बता रही हैं कि शहबाज शरीफ को, कि राहील मुनीर उनके लिए कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो भी ज़रा सुनिए। मैंने कोई खबर करवानी, वो खबर बंद करानी, सारा वो करता। मैं उसकी बड़ी स्थान हूँ, मैं तो उसका नहीं रहा। हर चीज के अंदर मेरे साथ खड़ा होते रहे। अगर मैं ये कह रही थी आज, अगर वो कह रही थी कि आपने समरी मुस्कुर कर दिए हैं पैसे तेल की चीजें बनती हैं, ये नहीं ना सब मैंने कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत मैंने अगर कैसा जी, मैंने कोई ख़बर लगवानी हो या रुकवानी हो, ये सारा राहील मेरे लिए मैनेज कर रहा है, और कहाँ पे मैनेज कर रहा है वो भी पता ही है। तो ये खिदमात हैं जो कि मरियम नवाज़ राहील मुनीर के ज़रिए, अपने दामाद के ज़रिए ले रही थी, और ये फ़ायदा है जो मरियम नवाज़ अपने दामाद को अपने चचा के ज़रिए देना चाह रही थी कि हिंदुस्तान से डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो चीज़ जो है वो ले आए। उसके बाद दूसरा आपने सुना, अपने अभी हाल ही में आपने ट्वीट्स देखी मरियम नवाज़ की, जहाँ पे वो तेल की कीमत बढ़ने के ऊपर बड़ी सीखपा है, और वो मिफ्ता को और सबको सुना रही हैं कि तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है। लेकिन जब वो अपने चचा से बात कर रही हैं तो वो कहती हैं कि मैंने सुना है कि आपने तेल की कीमत में इजाफे की समरी जो है उसको मुस्तरद कर दिया है, तो ये दुरुस्त नहीं है। तेल की कीमत में तो लाजमन इजाफा करना चाहिए, और इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है। सो आप देखें इतनी दो रुख उनका चेहरा है कि जब वो बाहर होती हैं तो वो एक बात कर रही हैं, जब वो बाहर अपने चचा से बात कर रही हैं, प्राइवेट बात कर रही हैं, तो वो उसके बिल्कुल बरक्स बात कर रही हैं। इससे आप इनका अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो दो रुख के ऊपर हैं, कितनी इनकी पॉलिसीज़ जो हैं उनका हाल जो है वो ख़राब है। और यही आलम इनका परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले के ऊपर है, जहाँ पर एक तरफ पब्लिक पोस्चर इन्होंने ये किया कि हम परवेज़ मुशर्रफ के बहुत ख़िलाफ़ हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी के ऊपर मरियम नवाज़ का, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है, जो वो प्राइवेटली उन्होंने बात की, और कितनी जल्दी ये एक बिल्कुल आप समझिए कि अपने आप को बदल लेते हैं, और अपने आप को जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इनका रंग हो जाता है। और इतनी जल्दी तो मेरा ख्याल है कि कोई और रंग भी नहीं बदल सकता जितनी जल्दी ये रंग बदलते हैं। मरियम नवाज़ परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर क्या कह रही हैं, सुनिए। मैंने देखा कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, अगर वो आना चाहें उनकी फैमिली में आना चाहे तो चले जाइए। तो मैं लीजिए ऐसे तो मेरे जो
अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये बहुत मिस्टेक शुरू हो जाएंगी। वो फिर हमने मैंने उनको फोन किया, हमने कहा जी आई सी दिस कमिंग, और बजाय इसके ये भी लुक लाइक पुलिस कीजिए कि हमारे ऊपर एक फैसला ठूसा गया। और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन मिली तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर इसको कह रहे हैं, मैंने नीयत हम ये करते हैं कि अल्लाह के लिए तो आप ये ट्वीट करते वो फौरन मेरी माफी, हालांकि अब तो लोगों ने फोर्स किया, उन्होंने कहा ये अगर वो यूसुफ गिलानी आज बोल रहा था, मैंने आपको फॉरवर्ड किया, कहता है कि अगर मुशर्रफ को लाने का फैसला आपने करेंगे तो देश में करना उससे करना वही करेंगे। ये आप हमारा सेनेट में बोला क्योंकि आज इस पर बहस होती है। तो मैंने आपको 2-3 स्क्रीन शॉट्स जी, तो वो कह रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी का मैंने आपको क्लिप भेजा है जिसमें वो कह रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ को जिन्होंने वापस लाना है उन्होंने फ़ैसला वही करना है। तो हम फिर यही कहेंगे कि पार्टी में तो बड़ी मुखालफत हुई है, लेकिन बस फिर जो हम अपना मुकदमा जो है वो अल्लाह पे छोड़ते हैं और हम अब इस बहस में नहीं पड़ते और ये आने दें और कर लें। अब हम इस वक्त जो है वो क्या करें और ये करें और वो करें, वो आपने देख ही लिया है कि कैसे गिरगिट भी इस तरह रंग नहीं बदलती जिस तरह से मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ ने इन क्लिप्स में बदली है। बहरहाल अगला जो है वो मोनस और परवेज़ इलाही साहब की कंडेमिनेशन कर रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने वो बातें जो की हैं। अच्छा, अब ये सारा मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि टोटल आपने देखा ये 5-6 मिनट से ज़्यादा के क्लिप्स हैं नहीं हैं जो अभी रिलीज़ हुए हैं। खदशा ये है कि मज़ीद क्लिप्स जो हैं वो आते रहेंगे, मज़ीद चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी और हमें नहीं पता कि वो जो उसका एरा है, जो टाइम है, वो कब से शुरू हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है 20 अगस्त से पहले का है ये मामला और इससे 2-3 चीज़ें बड़ी साबित हुई हैं। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे ख़्याल में वो हुआ है जो इलेक्शन कमीशन का मामला है। इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर भी हमारा वो क्लिप जो है वो वायरल है, वैसे ही आप देख सकते हैं, जिसमें 4-5 वज़ीर जो हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़े कब कबूल करने हैं। ये फैसला लंदन से हो रहा है जहाँ पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस धोखे में या इस परसेप्शन में या इस खुश फहमी में कि फैसले तो स्पीकर कर रहा है, हमें कहा था कि हम स्पीकर के फैसलों में अमल दरामद नहीं करेंगे, लेकिन ये फैसले कौन कर रहा है और कहाँ से हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं और फिर एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हाल देखिए कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 5 तारीख को ये मंजूर होंगे और फिर 5 ही को वो मंजूर होते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें इस नेक्सस का, आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर जुड़े हुए हैं ये सारे मामलात आपस में। और चीफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कहते हैं कि अगर आप हम पे बात करेंगे तो हम आपको तौहीन का नोटिस दे देंगे। आप उनकी अपनी हालत देखिए, अपनी उनकी मॉरल हालत देखिए कि क्या है। पहले ये क्लिप देख लीजिए। नहीं, एक सेकंड सर, दे दिया आप 30 का मतलब दे रहे 7 दिन मतलब टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाला दीजिए, कल 8 वाला दीजिए। अभी टोटल दिया है, सबको टोटल पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आगे 6 को मिलना है, पूरे मिलना है ना। 8 को हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल है। यदि 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 3 लोग होंगे, उनमें से जिनमें 7-8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर देना वो मेरे साथ से क्लियर हो रहे हैं, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कसबा किया, वो जाए जाके इलेक्शन रिजल्ट नहीं आते, नहीं आते आना है, ठीक है। मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में वो सत्ता ने करता हूँ उसके बाद क्या होगा सर, वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते वो कहेंगे आज इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसमें 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आइए पास
بنیادی گل ہے جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی ٹھیک ہے وہ نہیں آیا اگر 3 بندے کو آپ نے فائر کرنا ہے جی ہی ڈزنٹ شو اپ واٹ ول یو سے نوٹس ایکسپائر ہو گیا نہیں آیا ہم نے کسی طرح نہیں تیار کرے گا ہماری گزارش ہے کہ میں نے آپ سے اس میں دیر نہ کرے یہ اب 6 کی پروسیس شروع ہو جائے گا نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے شارٹ لسٹ کر کے لائک کر کے ایک آپ کو دے دیں جو آپ لائن سے پورے نہیں بھول کریں گے نا جو 4-5 رانا صاحب کو پارٹی ڈسائڈ کرے گا ڈسائڈ جو ہے وہ تو رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کب کس کے کتنے استعفے جو ہیں وہ منظور ہونے ہیں. اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو کہا جاتا ہے کہ 5 تاریخ کو آپ نے استعفے قبول کرنے ہیں اور 5 ہی کو استعفے قبول ہو جاتے ہیں. اور لندن سے نواز شریف جو ہے یہ حتمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے استعفے قبول ہونے ہیں کس کے استعفے قبول نہیں ہونے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف فرما رہے ہیں کہ 6 کے بعد تو اب پھر ہماری ڈسکریشن ہو جائے گی کہ کس کس کا استعفیٰ قبول کرنا ہے کس کس کا استعفیٰ قبول نہیں کرنا ہے. اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کا سسٹم کیسے چل رہا ہے. پاکستان کی سیاست آئین کے کتنے قریب چل رہی ہے, پاکستان کی اسمبلیاں آئین کے کتنے قریب چل رہی ہیں, پاکستان کا نظام آئین کے کتنے قریب چل رہا ہے. اور مجھے امید ہے چیف جسٹس پاکستان جن کے پاس اس وقت یہ کیس پینڈنگ ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے اور ان معاملات کے اوپر ایک تھورو جو فیصلہ ہے وہ ان کا ہمارے سامنے آئے گا. ہم خود بھی یہ جو آڈیوز ہیں یہ پلیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر تاکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کر سکے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس میں لانچ ہونی چاہیے. نمبر 2 یہ حکومت کا آفیشیل اس کے اوپر بیان جو ہے وہ آنا چاہیے. نمبر 3 وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو انہوں نے مریم نواز کے کہنے کے اوپر ان کے داماد کی جو مشینری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہدایات جاری کی اس کے اوپر وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ نیب کا نیا ریفرنس جو ہے وہ آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو 4 یہ جو وزراء ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں مداخلت کی, اسپیکر کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ان 5 کو پریویلیج میں طلب کریں اور 5 کے 5 کو پریویلیج کمیٹی جو ہے وہ ٹرائی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے کئی جو انتہائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈارک سائڈز ہیں جو ان کا ایک سیاہ دبا ہے پاکستان کے اوپر, اس میں ایک اور اضافہ ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک اور اندوناک سانحہ ہے جو کہ ان ٹیپس کی صورت میں رونما ہوا. تھینک یو.